आज नेशनल मिल्क डे है। तो नेशनल मिल्क डे के मौके पर हम आपको बताएंगे कि भारत का जो मिल्क का मार्केट है वो कितना बड़ा मार्केट है, हमारी डिमांड कितनी है, हमारी सप्लाई कैसी है और ग्लोबल एवरेज के मुकाबले हम कहाँ पर खड़े हैं, इस मार्केट में कितना पोटेंशियल है और हम और आप जो दूध का इस्तेमाल करते हैं वो उसमें और गुणवत्ता बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मिल्क मार्केट के लीडिंग प्लेयर अमूल के एमडी जयन मेहता साहब जुड़ रहे हैं। जयन मेहता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिज़नेस पर और आपको नेशनल मिल्क डे की बहुत बहुत बधाई। और मिल्क मार्केट में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मेरे ख्याल से इंडिया का लार्जेस्ट डेयरी ब्रांड हैं आप, है ना। तो अब सर मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ कि हमारा चूँकि बहुत बड़ा कंजम्पशन का मार्केट है, तो आप ज़रा बताएं कि हमारी खपत दूध की कितनी है और उसके मुकाबले हम उत्पादन कितना कर पा रहे हैं। मृत्युंजय जी, थैंक यू सो मच। आपको और सभी दर्शकों को नेशनल मिल्क डे की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 नवंबर को हम हर साल नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। देश में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन साहब का जन्मदिन आज है और वर्ल्ड मिल्क डे के अवसर पे आपने जैसे कहा कि भारत का विश्व के डेयरी मार्केट में आज नंबर 1 स्थान है। विश्व में दूध उत्पादन का चौथा हिस्सा आज की तारीख में भारत में उत्पादन हो रहा है और हम उम्मीद रखते हैं कि अगले 10 साल में इसका 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 ऑफ द टोटल मिल्क इन द वर्ल्ड का उत्पादन भारत में होगा। तो भारत को डेयरी टू द वर्ल्ड बनने की एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप ये भी जानते हैं कि मिल्क इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप ऑफ इंडिया। कि सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल क्रॉप देश में गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, ऑयल नहीं है, ऑयल सीड्स नहीं है। ये तीनों को मिलाएंगे तो भी उससे ज्यादा देश में दूध का मूल्य है। तो 8 से 10 करोड़ परिवार आज दूध से जुड़े हुए हैं, डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं और उन्होंने ही भारत को विश्व का नंबर 1 दूध उत्पादक देश बनाया है। आपने प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात की, तो आज देश इस इंपॉर्टेंट क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। पर कैपिटा कंजम्पशन दूध का देखें और हमारे सबकी मंथली परचेज एक्सपेंस देखें तो सिंगल लार्जेस्ट फूड आइटम भी दूध है, सिंगल लार्जेस्ट प्रोडक्ट भी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। और इंडिया बहुत ही कम मात्रा में बहुत ही कम चीजें इंपोर्ट करता है, मोटा मोटी कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट का भी मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर सेक्टर होने की वजह से और सहकारिता की वजह से आज हम कस्टमर्स को भी उचित मूल्य में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। और अगर कस्टमर 100 रुपए का अमूल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसका 80% हिस्सा हमारे दूध उत्पादक तक पहुंचता है। तो ये एक बड़ा इंटीग्रेटेड सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है और आगे जाके भी इसमें बहुत उम्मीदें हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया समझाया सर डेटा हमें। तो मतलब ये कि जो हमारी दूध की खपत है, जो कंजम्पशन है, उसके मुकाबले प्रोडक्शन पर्याप्त है और हम पूरी तरह से इसमें आत्मनिर्भर हैं, राइट सर? जी बिल्कुल। अब मैं जानना चाहता हूँ कि पूरा जो दूध का मार्केट का साइज़ है हमारा, वो कितना बड़ा साइज़ है और उसमें जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं जैसे अमूल है या बाकी जो और ब्रांड हैं, उनकी हिस्सेदारी कितनी है और जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, अगर आप अपना ही बता देंगे तो उससे हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि भाई ऑर्गेनाइज्ड कितना है और अनऑर्गेनाइज्ड कितना है। नहीं, बिल्कुल बहुत ही सही प्रश्न है ये आपका। तो भारत में दूध का उत्पादन 240 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि रोज का करीबन 60 से 63 करोड़ लीटर प्रतिदिन है। और देश की आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हर भारतीय को कम से कम 450 से 500 ग्राम प्रतिदिन दूध का उत्पादन हमारे देश में व्यक्ति दीठ हो रहा है। तो WHO की मात्रा से ये अच्छा है, विश्व की एवरेज से भी ये अच्छा है। और आप जानते हैं देश के कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पे प्रति व्यक्ति खपत भी, पंजाब हरियाणा आप देखें तो 800 से 1000 ml यानी कि 1 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसतन इसकी खपत है। तो काफी अच्छी मात्रा में देश का में दूध का उत्पादन हो रहा है और उतनी ही मात्रा में इसकी अच्छी तरह से खपत हो रही है। तो सर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का कितना मार्केट शेयर है दूध के मार्केट में? अभी ये मैंने जो आपको बताया कि 60 से 63 करोड़ प्रति लीटर है। तो ये उसमें से करीबन 40% हिस्सा वो गांव में ही
दूध उत्पादक के घर में ही, यानी कि किसान के घर में ही उसकी खपत हो जाती है। ओके। जैसे मैंने आपको कहा कि 8 से 10 करोड़ परिवार अगर दूध के उत्पादन के साथ जुड़े हैं, हाँ। डेयरी उद्योग के साथ जुड़े हैं, हाँ। हमारे पशुपालक हैं, तो स्वाभाविक तौर से खुद उनका भी कंजम्पशन रहता है। तो करीबन जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 35 to 40% तो सेल्फ कंजम्पशन में चला जाता है। फिर जो उत्पाद है बचता है, जो मार्केटेबल सरप्लस जिसे कहते हैं, उसका भी करीबन 20 से 25% हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के तौर पे जाता है, और जो बाकी हिस्सा बचता है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी दो है, एक सहकारी क्षेत्र और दूसरा है प्राइवेट और निजी क्षेत्र। राइट। तो उसमें भी आजकल मोटा मोटी इक्वल हिस्सा है। अच्छा। तो अगर हम माने कि 25% हिस्सा दूध का जो मार्केटेबल सरप्लस में से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, तो उसमें से आधा जाता है सहकारी क्षेत्र में और आधा जाता है प्राइवेट क्षेत्र में। ओके। और स्वाभाविक तौर पे संगठित क्षेत्र का 1/4 हिस्सा अमूल के पास है, क्योंकि हम रोज का करीबन 3-3.5 करोड़ लीटर दूध का संपादन करके प्रोसेस करके मार्केट करते हैं। ओके। और जी अच्छा सर, मैं इसको थोड़ा और अगर इजी अपने ऑडियंस के लिए पूछूं कि पाउच मिल्क जो है, पाउच मिल्क का मार्केट शेयर कितना है इंडिया में, और कुछ आप टेंटेटिव फिगर भी बता पाए। हाँ, तो सबसे बड़ा दूध का जो कंजम्पशन है इंडिया में वो पाउच मिल्क के तौर पे होता है। हाँ। मैं अमूल की बात करूं तो रोज के करीबन 4 करोड़ पैकेट आधे लीटर इक्विवेलेंट, यानी कि 200 लाख लीटर जितना दूध हम पाउच में पैक करके ही बेचते हैं। और हमारा ज्यादातर मार्केट में लीडर्स हैं हम लोग हर मार्केट में, तो 50% से ज्यादा हमारा पैकेज मिल्क का मार्केट है। तो करीबन आप हमारे से दुगना क्वांटिटी करोगे पाउच मिल्क का, तो करीबन उसी तरह से आप देखोगे तो 5-1 करोड़ लीटर दूध देश में रोज पाउच मिल्क के तौर पे उसका कंजम्पशन होता है। और ये मार्केट हर रोज बढ़ रहा है, क्योंकि लोग भी लूज से पैकेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, बढ़िया, ये आपने बढ़िया बताया सर। अच्छा, मैं एक बात तो आपसे और पूछना चाह रहा हूँ सर कि एक कंज्यूमर का ये सवाल, इसको आप समझें कि जैसे मान लीजिए अगर मैं अमूल का दूध मुंबई में खा रहा हूँ, राइट, और अगर यही दूध कोई बिहार के किसी इलाके में ले रहा है, तो दोनों में फ़र्क है क्या? मतलब अमूल के दोनों दूध में भी फ़र्क होता है क्या? देखिए, हमारा जो दूध होगा वो सहकारी क्षेत्र के माध्यम से ही हमने संपादन किया होगा। तो अमूल के साथ गुजरात में 36 लाख किसान परिवार जुड़े हैं, 18,600 गांव में हमारी दूध मंडलियां हैं, और हम गुजरात में ही करीबन 2.5 से 3 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन हम संपादन करते हैं। उसी तरह हमने ये मॉडल का व्याप गुजरात के बाहर भी किया है, और आज की तारीख में गुजरात से बाहर भी करीबन 20,000 गांव हैं जहां पे दूध मंडलियां में 20 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। और अगर हम दिल्ली में दूध बेचते हैं तो दिल्ली के आसपास के इलाकों से संपादित किया हुआ दूध हम दिल्ली के बाजार में बेचते हैं। बिहार में भी हमारा दूध का संपादन है, महाराष्ट्र में दूध का संपादन है, मध्य प्रदेश है, ऐसे 20 राज्यों में भी हमने इस तरह के सरकारी संगठन के माध्यम से दूध इकट्ठा करना शुरू किया है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन की। तो वो क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन जो फूड सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से प्रोडक्ट क्वालिटी के जो मानक है, फुल क्रीम दूध को आप 6% फैट वाला दूध कहें, ताजा दूध को 3% फैट वाला दूध कहें, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन यूनिफॉर्मली हमारे 118 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं पूरे इंडिया में, उस हिसाब से होता है। अच्छा। तो स्वाभाविक तौर पे आपको कोई अंतर प्रोडक्ट की बेसिक गुणवत्ता पे नहीं मिलेगा। अच्छा। दूध गाय और भैंस दोनों का होता है। सीजनलिटी के हिसाब से आपको कुछ कई समय में भैंस, जैसे विंटर्स में भैंस का जो मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है, बिकॉज वो सीजनल ब्रीडिंग होता है, तो वो कुछ 19-20 का अंतर जरूर हो सकता है। पर अगर फैट क्वालिटी बोले, टोन्ड मिल्क में हर मार्केट में सेम 3% फैट का दूध मिलेगा। फुल क्रीम का होगा तो 6% फैट का दूध मिलेगा। और बिल्कुल सर, आप इतना बड़ा प्रोड्यूसर हैं मिल्क का, और चूंकि और ये जाहिर है कि जब आप इतने बड़े पैमाने पर मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं तो आपने तमाम तरह के रिसर्च किए होंगे, जैसे अभी आपने WHO का जिक्र किया। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि दूध पर क्या टेक होता है साइंटिस्ट का या जो एक्सपर्ट्स हैं उनका, कि कितना कंजम्पशन पर मतलब एक व्यक्ति को करना चाहिए एक दिन में दूध का कंजम्पशन, और किस फॉर्म में, क्या मिल्क के फॉर्म में करना ठीक है, या कुछ लोग दही पसंद करते हैं तो उसके फॉर्म में इस्तेमाल करना ठीक है? देखिए, दूध एक सुपर फूड कहा जा सकता है, क्योंकि दूध के अंदर आपको सही मात्रा में जो फैट चाहिए एनर्जी के लिए,
जो प्रोटीन्स चाहिए आपको तंदुरुस्ती अपने मेंटेन करने के लिए, जिस तरह के मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम होता है, विटामिन्स होते हैं, वो एक ही ऐसा द्रव्य है जिसमें आपको सभी चीज योग्य मात्रा में मिलती है, इसलिए उसको आप सुपर फूड मान सकते हैं। अब दूध एक ऐसी चीज है, आपको मल्टीपल फॉर्म्स में कंज्यूम भी कर सकते हैं। राइट। आप उसी से आप मिल्क एज मिल्क भी पी सकते हैं, उससे दही बना के, छाछ भी बना के पी सकते हैं, उससे ही घी बनता है, उसी से फ्लेवर्ड मिल्क बनता है, उसी को दूध को आप फाड़ोगे तो आप चीज बना सकते हो, पनीर बना सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आपने चाहा तो उसमें से आपने प्रोटीन भी निकाल लिया। राइट। और अगर आपको दूध पचता नहीं है तो लैक्टेज एंजाइम डाल के उसको लैक्टोज फ्री मिल्क भी कर सकते हैं। आइसक्रीम बनाना है तो आइसक्रीम भी बना सकते हैं। तो ये एक दूध ऐसी चीज है जो आप मल्टीपल फॉर्म्स में उसको कंज्यूम कर सकते हैं और उसकी गुणवत्ता हर चीज में इंटैक्ट रहती है। ओके। तो उसका फायदा हम सब कंज्यूमर्स को मिलता है। और हमारे दिन की शुरुआत दूध से होती है, जीवन की शुरुआत दूध से होती है, और आखिरी लम्हे तक दूध हमारे जीवन के हर पोषण की बात हो, स्वाद की बात हो, तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले। बढ़िया बताइए सर। अब आखिर के दो सवाल सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि मिल्क मार्केट में अभी ग्रोथ का कितना पोटेंशियल आपको दिख रहा है? इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। क्या इसकी खपत आगे बढ़ने वाली है, उसकी प्लानिंग भी आप लोग कर रहे हैं? मतलब आगे का मार्केट साइज आप इसका कैसा देख रहे हैं? क्विकली सर। ये एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट मार्केट सेगमेंट है। मैं उसको दो दृष्टिकोण से आपके सामने पेश करूंगा। बात मैं अमूल से शुरू करता हूं। तो अमूल आज, पिछले साल अमूल ब्रांड का कुल टर्नओवर 90,000 करोड़ रुपए था। तो और इस साल हमारा डबल डिजिट ग्रोथ है, तो इस साल हमारा 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा, जो रोज का हम करीबन 3.5 करोड़ लीटर दूध, यानी कि 350 लाख लीटर दूध हम डेली हैंडल करते हैं। उससे हम इस टर्नओवर के क्षेत्र तक पहुंचे हैं। ओके। अब मैं बात करता हूं मार्केट साइज और अपॉर्चुनिटी की। तो डबल डिजिट ग्रोथ वाला तो इजीली ये मार्केट है, पर इसको अगर लार्जर कंटेक्स्ट में आप देखें तो अगर इंडिया का, जैसे मैंने कहा कि आपका 60 से 63 करोड़ लीटर दैनिक दूध का उत्पादन है, और 5% लोग लूज से पैकेट की तरफ हर साल अगर जाएं, ठीक है, और 5% प्रोडक्शन भी हर साल बढ़े, तो 3 करोड़ लीटर 5% शिफ्ट की वजह से आएगा, 3 करोड़ लीटर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आएगा। बिल्कुल। तो एक्सपेंशन, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन को अगर इग्नोर करें टाइम बीइंग पर, खाली कंज्यूमर शिफ्ट आप सोचे कि लूज से पैकेज की तरफ जाते हैं लोग, दूध के लिए, पनीर के लिए, घी के लिए, खोआ के लिए, तो अमूल जितनी एक कंपनी आप हर साल इस देश में ऐड कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हम भी करोड़ लीटर दूध हैंडल करते हैं और 3 करोड़ का ये शिफ्ट है लूज से पैकेज की तरफ। बिल्कुल। तो आप हर साल एक अमूल इस देश में जोड़ सकते हैं। ओके। इतना बड़ा इस मार्केट का पोटेंशियल है। और अमूल, हमारा तो यही है कि इसका जो जितना ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, दूध को दूध के तौर पे या प्रोडक्ट्स के तौर पे, हम उसको ज्यादा से ज्यादा अचीव करें, उसमें मार्केट शेयर और मार्केट। ओके, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल आपने बताया। आखिरी सवाल सर क्विकली आपसे जानना चाहूँगा। ये सारी बातें मैं दूध के बारे में की, और पाउच मिल्क तो अब गांव-गांव में पहुंच गया है, लेकिन एक धारणा लोगों की अभी भी गांव में, जो पुराने लोग हैं या फिर जो नए लोग भी हैं, उनके मन में ये होता है कि ठीक है, पाउच मिल्क तो एक मजबूरी है कि ये बड़ा इजी एक्सेस है, आपको इजीली मिल गया दुकान पे जाके, और जो ट्रेडिशनल है गाय का दूध या भैंस का दूध, उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन लोग कहते हैं कि यार जो ताज़ा जो गाय का दूध है वो ज़्यादा अच्छा होता है, भैंस का दूध जो सामने में उनको मिलता है वो कहते हैं अच्छा है, इसका दही अच्छा जमता है। इस तरह की बात लोग करते हैं गांव में या कुछ और जगहों पे। तो इस पर आपका टेक क्या होगा? क्या वाकई वो ताजगी इसमें थोड़ी मिसिंग है, या आपको लगता है ये भ्रम है? देखिए, हर डेयरी कंपनी, अमूल हुआ या और भी कोई जानी मानी ब्रांड्स आप लो, तो ये पूरा ध्यान रखती है कि दूध जब से गांव में किसान देते हैं, उसी को ग्रामीण कक्षा में ही बल्क मिल्क कूलर्स लगा के चिल किया जाता है, और वही ठंडा दूध आके डेयरी में प्रोसेस होता है, पेस्चराइज होता है, और पैक होके कस्टमर्स तक जितनी तेज हो उतना पहुंच पाता है। ओके। साथ में ही दूध की क्वालिटी की जांच होती है, आपके पशुओं के हेल्थ की ध्यान रखा जाता है, उनको वेटरनरी सर्विसेज दी जाती है, उनको उच्च क्वालिटी का हाई प्रोटीन का कैटल फीड भी दिया जाता है। तो एक डेयरी सेक्टर, और खास करके कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर, हर पहलू का ध्यान रखती है ताकि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स को हम हर रोज पहुंचा पाए। राइट। लूज मिल्क में जो पुराने ख्याल वाले लोग हैं, जो घर पे पशुपालन करते थे और घर पे गाय भैंस रख के दूध रखते थे, वो उसको हम बुरा जरूर नहीं कहेंगे, क्योंकि एक अच्छी
सिस्टम बनी हुई थी और हमारे बिल्कुल। देश में उसी वजह से ठीक बात। आज डेयरी एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट कैटेगरी बना हुआ है। राइट। पर आज के जमाने में अर्बन एरियाज में जहां पे आप दूर हैं किसानों से, बिल्कुल। तो पाउच मिल्क और पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, वही हमारे लिए एश्योरेंस की बात है, ताकि हमको कंसिस्टेंट क्वालिटी राउंड द ईयर मिल पाए। राइट। कोविड के बाद ये लूज से पैकेज का ट्रेंड हर चीज में अच्छा बढ़ा है और मैंने जैसे आपको बताया हम भी उस पॉजिटिव ट्रेंड की ओर बढ़ता हुआ देख रहे हैं देश को, और उस पर ज्यादा से ज्यादा फायदा हर सरकारी ब्रांड को भी होगा, ऐसा विश्वास है। जी, बहुत शुक्रिया जयंत मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नेशनल मिल्क डे के मौके पर, और डिटेल में मिल्क मार्केट की बारीकियां हमारे ऑडियंस को बताने के लिए, समझाने के लिए।